यूपी गवर्नमेंट स्पॉन्सर ग्राफिक एड्स, को स्पॉन्सर रेडिको, पार्टनर धनवंतरी। सियासी रोड मैप 2022, उस पर तो हम बाद में चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो रोड मैप चल रहा है सड़क पर ही रोड मैप चल रहा है। मुद्दा आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बड़े अनुभवी आदमी हैं। तो उस रोड मैप का क्या, क्योंकि उसी से रोड मैप बनाया जा रहा है सियासी तौर पर, और वाकई एक व्यवहारिक तौर पर भी उनका मुद्दा भी है। तो उस पर ही पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम रोड में जो हवाई जो आप कह रहे वो नहीं बना रहे 22 का। हम धरातल पे हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जी, 22 तक का काम ने वो ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिससे 22 तो हमारा, हम तो कह रहे हैं कि उससे पहले भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और 22 तक हमने ऐसे उत्तर प्रदेश में, जो उत्तम प्रदेश में एक सपना हमारी सरकार ने सुझाया था, वो उत्तम प्रदेश बना के हमने काम किया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो काम हैं वो दिखते हैं, ना कि उनको कि भुलाया जा सकता है, ना उनको कोई हवाई कोई बात की जा सकती है। औलख साहब, जिसने देश बनाया यानी हमारा अन्नदाता, और जो देश की पहचान है वो सड़क पर है। और ये बड़ी समस्या आप लोगों के लिए इस वजह से है क्योंकि आप लोग सरकार में हैं, कानून आपने बनाया सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कानून को लागू करवाना है, उनको समझाना है। और अच्छी बात यह है कि सरकार बार बार अपनी तरफ से पहल भी कर रही है, बार बार न्योता दिया जा रहा है, बातचीत करिए, लेकिन बीच में अचानक से छठवें दौर के बाद वार्ता में अवरोध आ गया, और वो अवरोध लगातार बना हुआ है। ये समस्या नहीं लगता है कि हाँ, सियासी तौर पर भी चुनौती बन सकती है? हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, आज भी वो किसानों से संवाद कर रहे थे देश के अलग अलग राज्यों के, तो लगता है कि कुछ हल निकल सकता है क्योंकि अवरोध नहीं टूट पा रहा है। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों जी, वो अपने संबोधन में हर तरह से हाथ जोड़कर भी किसान के लिए कह सकते हैं कि हम किसान के लिए समर्पित हैं। किसान के कहीं भी, उसकी कहीं भी पीड़ा उनको नहीं होने देंगे। उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनकी जो फसल की उपज है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए हर तरीके का, मैं आपको अगर मैं स्पष्ट उसमें कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 में जी सत्ता में आए थे, तो उनका एक ही बहुत बड़ा विजन था कि किसान की आय को कैसे दुगना किया जा सके। बिल्कुल। और उस पे उन्होंने काम भी किया। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पार्टी किसानों के प्रति कैसे समर्पित है। और आपने पहले भी देखा कि दूसरी पार्टियां किसानों के लिए क्या करती थी। 2017 में हमारे मैनिफेस्टो में था जी कि 1 लाख तक का कर्जा किसान का माफ करना। लोग समझते नहीं थे कि झूठ बोल रहे हैं। जब बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, अपोजिशन वालों के पास एक मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करना है, तो ये कहां से माफ करेंगे। पहली बैठक में 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहली ही बैठक में उन्होंने कहा कि हम 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बगैर किसी केंद्र की सहायता लिए हुए। उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश से ही अपने संसाधनों से एक एक किसान का 1 लाख तक का कर्जा बिना भेदभाव के, बिना समाज के बंटवारों के, जो पिछली सरकारें करती थी, मुंह देख के उनके कर्जे माफ करती थी, मुंह देख के मुआवजे दिया करती थी, ऐसा हमारी सरकार ने नहीं किया। हम किसानों के प्रति समर्पित हैं। और मैं कहना भी चाहता हूं कि कानून बनते हैं, कुछ संशोधन भी होते हैं, सब चीज होती है, मगर बैठने की प्रक्रिया ऐसा है, किसान हमारे हैं, हमारे अन्नदाता हैं। हम पूरे देश में अगर किसान, अब ये कोरोना के टाइम पे भी किसानों ने किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया है, तो किसानों का बहुत जल्दी हमारा जो नेतृत्व है बहुत गंभीर है, और वो किसानों से बात भी करना चाहता है, ओपन डिस्कस भी करना चाहता है। उन्होंने कह भी रखा किसी समय भी इसका हल निकलेगा, ऐसा वो नहीं है। किसान को हम समझते हैं कि किसान की कितनी मेहनत और कितनी पीड़ा, और कैसे वो अन्न उगाता है और कैसे वो काम करता है। इसलिए हम उनके सम्मान के साथ उनका जो भी बैठ के निर्णय होगा, देखिए जब बैठेंगे तभी कुछ ना कुछ हल निकलेगा। जी जी बिल्कुल। पर नहीं लगता है आपको कि सियासी सड़क तैयार की जा रही है या हो सकती है इसी मुद्दे पर, अगर जल्दी हल नहीं निकला तो सियासी सड़क विपक्ष के लिए? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो सियासत के चाहे
कोई भी पार्टी, मैं तो अपोजिशन की बात कहता हूँ, पार्टी कोई भी हो, उनके प्रति केंद्र में और प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है जी। उनके पास कोई भी चुनाव में जाने के लिए कोई ऐसा उनका मैनिफेस्टो नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कोई उनकी सेध नहीं है कि भाई हम ये विषय लेके हमने 2022 में जाना है। उन्हें यही किसानों की एक मुद्दे को उसी में उनको किसान मानते भी, मगर उनको पीछे मतलब और घुमा घुमा के उनको किसानों को भी, भोले भाले किसानों को वो इस तरह मोड़ रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको कोई मुद्दा है, पार्टियों का मुद्दा है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई पार्टी हो, अगर डायरेक्ट बात करे और बगैर किसी अपने मैनिफेस्टो के साथ चले, हम लोगों से टकराव की बात करे, सरकार के साथ करे, बीच में सीधा सीधा करना चाहिए, किसान को बीच में नहीं लेना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, किसान को बीच में नहीं आना चाहिए या उनको आधार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन देखिए राजनीति में सब जायज होता है और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी कहती है। मैं तो आपकी पार्टी को भी कहूंगा कि हाँ, कभी ना कभी मुद्दे बनाए जाते हैं या बनते हैं या बने हैं, तो उसमें कुछ न कुछ सबकी भूमिका रहती है। अब यहाँ पर औलख साहब सवाल ये कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा, 28-29 दिन के बाद अगर राहुल गांधी हल निकालने के लिए सड़क पर आते हैं, गिरफ्तारी होती है या कार्यकर्ता हिरासत में ले जाते हैं, प्रियंका जो कि उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाले हुए हैं, प्रियंका गांधी कहती हैं कि अब जिलेवार 20-20 दिन बिताएंगे तमाम उनके कार्यकर्ता, उनके लोग, और इस मुद्दे पर किसानों की बात को ना सिर्फ उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचाई है, बल्कि अब किसानों का मुद्दा वो हर घर तक पहुंचाएंगे और हर घर की आवाज को देश तक पहुंचाएंगे। ऐसी बातें हो रही हैं, एक लंबी प्लानिंग है। उस रोड मैप को आप किस तरीके से समझते हैं कि बहुत ज्यादा आपके लिए दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझा लेंगे अपने जनता को, अपने किसानों को? देखिए, किसान भी बहुत जो अगुवाई कर रहे हैं, किसानों की लीडरशिप कर रहे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे और बड़े सूझवान हैं। उन्होंने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मंच नहीं दिया। कई कांग्रेस के लोग गए तो 100-100 मीटर दूर उन्होंने बात करके सुनी, और किसी पार्टियों के गए। किसानों ने कभी पॉलिटिकली व्यक्ति को अपना मंच नहीं दिया जी। और अगर ये सोचने सपने में है कि हम उनके पीछे लग के किसानों का मन जीत लेंगे, अरे जब आप लोग सत्ता में, तब तो आप किसानों के लिए कुछ किया नहीं। आप इतनी देर सत्ता में, केंद्र में रहे, प्रदेश में रहे, हर जगह रहे, तो किसानों का कभी भला आपने किया नहीं। आज किसानों का भला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो वो भी उनको पचाया नहीं जा रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ, किसान किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अपने उसमें नहीं आने देंगे। जो भी वो निर्णय लेंगे, वो केंद्र सरकार के साथ बैठ के जो भी आगे बैठेंगे, उनका जो भी आपस में हल निकलेगा, वो केंद्र सरकार मतलब और किसानों के आंदोलन को राजनीतिक दल के लोग हाईजैक नहीं कर पाएंगे? नहीं, कोशिश उन्होंने की लेकिन कर नहीं पाए। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं आप 28 दिन का आंदोलन देख रहे हैं, लोग उनके पीछे पीछे हैं। किसान यूनियन किसान के लीडर किसी पीछे नहीं है। ये पार्टियां गिड़गिड़ा रही हैं कि हमारा कुछ समर्थन, हम समर्थन करना। उनका अपना समर्थन आप अपने पास रखिए। हमें किसी भी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं, हमारी किसान की ताकत है, हम अपने हिसाब से बात करेंगे। प्रदेश में आप लोगों ने इसको लेकर क्या कार्य योजना तैयार की है? पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर तो अलग हो जाता है, सरकार का अपना काम है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। पार्टी स्तर पर, चूंकि आप लोगों के पास संगठन की भी वो जिम्मेदारी रहती है या आपकी भूमिका है, तो पार्टी में उस चीज को भी आपको निभाना है। किस तरीके से इस प्रदेश के किसानों को कम से कम समझाया जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पंजाब हरियाणा वाले ज्यादा हैं, महाराष्ट्र का एक गुट आ गया, राजस्थान के 1-2 नेता आ गए किसान यूनियन के, उत्तर प्रदेश के भी 2 बड़े किसान यूनियन के लोग वहां पर इकट्ठे हैं, लगातार डटे हैं। उनसे अभी तक संवाद आप लोगों के जरिए नहीं हो पाया। वो क्यों डटे हैं, क्यों अड़े हुए हैं? देखिए, मैं जहाँ तक हम पार्टी के संगठन की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, हम लगातार 5 साल काम करते हैं। हम ये नहीं है कि भी ये किसानों का आंदोलन है तो किसान के लिए काम करना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए कि जब हमारी 2017 में सरकार बनी, 1 लाख तक के कर्जे माफ किए, उसके बाद आपने देखा जो किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी, 5 लाख तक के बीमे की बात करते थे। पहली सरकारें क्या करती थी, 90% अगर आपका फसल का नुकसान होता है तो सरकार उसके बारे में सोचती थी। आज हमने 33% किसान की फसल नष्ट हो, अगर 5 किसान हैं तो 5 किसान में एक की ही फसल नष्ट हुई है तो एक को भी 33% मानते हुए मुआवजा दिया जाएगा। पहले ये होता था कि पूरे गांव का निकाला जाता था कि पूरे गांव में कितने % नुकसान हुआ है, कहीं कम होता है, कहीं जो ओलावृष्टि होती है वो थोड़ी सी जगह लेके चली जाती है, उसमें एक ही किसान मारा जाता है।
दूसरे किसानों को नहीं होता। तो हमारी सरकार ने पहली दफा बीमे की योजना के अंदर ये किया है कि एक भी किसान का फसल नष्ट हुई है 33% 35% नष्ट हुई, उसको बीमे की योजना है। तो प्रधानमंत्री जी ने 6,000 किसानों को देखते हुए 6,000 प्रधानमंत्री किसान निधि जो दी है, किसी की डिमांड नहीं थी किसान की, किसान ने मांग नहीं करी थी। मगर हमारी, मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी और हमारी सरकार जो है वो हमेशा 5 साल काम करती है। ये नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है 22 में जाना है तब हम किसानों के प्रति काम करेंगे। हमने यूरिया की जो इतनी बड़ी किल्लत थी वो खत्म की। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल से बधाई भी देना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कई लाख टन धान की खरीद हुई है। आज तक कभी सपने में हमने नहीं सोचा था गेहूं की खरीद होती थी, मगर धान की खरीद आज पहली दफा इस बार, हालांकि पिछली बार भी हुई, इस बार रिकॉर्ड तोल हुई है और उनका पेमेंट भी किसानों को मिल चुका है। तो ये है सरकार की उपलब्धियां, ये है किसान के प्रति समर्पित। बलदेव जी एक सवाल मेरा भी है, चूंकि आपने यहाँ पर तमाम उपलब्धियां आपकी सरकार की भी गिनवाई और तीनों कृषि कानूनों की भी। किसान समझे ना समझे, लेकिन सवाल ये है कि विपक्षियों को आप कैसे समझाएंगे? हालांकि आप कह रहे हैं वो राजनीति करेंगे और वो विपक्ष में है तो राजनीति ही वो करेंगे। अभी हाल ही में 21 दिसंबर की घटना है, न सिर्फ आपके आवास का उन्होंने घेराव किया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, बल्कि आपके आवास के बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया। उनको कैसे आप जवाब देंगे? या फिर यहाँ भी आप जवाब का इंतजार करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 के जब नतीजे आएंगे? देखिए, जो मैं पहले कहना चाहता था आपने ही क्वेश्चन कर दिया जी। मैं कहना चाहता था कि मुझे बुलाया गया था कि आपके जो मेरे पहले विधायक थे, विकास पे बात होनी है। वो मैं पहले भी कहा था कि वो यहाँ पर नहीं मेरे सामने आएंगे। जहाँ तक मैं उस पर चर्चा करना चाहता था, वो अपने 10 साल का कार्यकाल बताते, जो लीडर है कांग्रेस के, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ, और मैं उनको 4 साल का बताता कि उनके कार्यकाल 10 साल में क्या हुआ। मैं कहा था, मैंने आपके सहयोगियों से कहा था, वो मेरे सामने आएगा नहीं, क्योंकि मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है। मैंने अपनी विधानसभा को उत्तम नहीं, विशिष्ट विधानसभा, किसी कोने पे आप चले जाइए, किसी इलाके में चले जाइए, कोई ना कोई काम हो रहा होगा। जब मैंने सत्ता में मैं एमएलए बना था तो सारी सड़कें टूटी हुई थी, बिल्कुल खड्डे, मतलब सड़क थी नहीं कि खड्डे ही खड्डे थे जी। मैंने आते ही सबसे पहले मैंने एक जो सड़क के लिए मैं कांग्रेस के लीडरों की बात करता हूं, आज आजम खां जेल में है, कांग्रेस का एमएलए, उसके इलाके में एक सड़क मंजूर हुई हो, वो 3 साल उस सड़क का टेंडर नहीं करा पाया। जो कि एक साधारण विधायक जो है, अगर विधानसभा में क्वेश्चन करेगा तो उसको क्वेश्चन विधानसभा में आएगा तो उसको टेंडर कोई कैंसिल नहीं कर सकता। मगर ये है इनकी हिम्मत, डरते हुए उनसे, मुझे कहना नहीं चाहिए कि कांपते थे कि आजम खां ये है कि साहब वो टेंडर भी, जो अपने विधायक अपने ही विधानसभा में जो सत्ता के साथ रहता हो, वो अपना एक टेंडर भी ना करा पाए 5 साल में, तो उसको तो उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप बिलासपुर में चले जाइए, 70 साल के बाद जो अभी तक सड़कें नहीं बनी थी, मैंने सारी सड़कें बनवाने का काम किया, जो कच्ची थी, और जो पक्की थी उनको सबको ठीक करने का, और जो बहुत अच्छी सड़क जिसमें बहुत लोगों का आवागमन रहता है, चाहे रुद्रपुर को, मेरे 4 सड़कें रुद्रपुर के बॉर्डर, उत्तरांचल के बॉर्डर पर लगती हैं। चारों सड़कें मैंने 3.5 मीटर से 7.5 मीटर कराने का काम, मेरा काम चल रहा। आप जाएं उधर तो देखें, आप चाहे अपना पलसुंगा से इधर चड्डा फैक्ट्री से जाएगी और जाके किच्छा रोड पे निकलेगी, एक यहाँ से रुद्रपुर के बाईपास होता हुआ उसका हाईवे पे मिलेगी, एक यहाँ से बिलासपुर से बिशारत नगर होती हुए नवाबगंज और गदरपुर के बॉर्डर पे निकलेगी। ये 4-5 सड़कें मेरी जो बड़ी सड़कें आज 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट, पहले मैंने उनको बिल्कुल ठीक किया, उनको बिल्कुल दुरुस्त किया, और दुरुस्त के बाद मैंने जो अपने हिसाब से विधानसभा के हिसाब से सोचा कि ये बहुत अच्छी सड़कें, बहुत आवागमन है, तो मैं उन्हें 7 मीटर कराने का काम कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव में, मैं आपको बताऊं, गांव-गांव में जो लोग एक नल के लिए तरसते थे कि हमें हैंडपंप मिल जाए, हैंडपंप तो 1 मिलेगा 2 मिलेगा तो अपने घर के आगे लगाएगा, किसी दूसरा घर वाला पानी नहीं लेने देता। आज मैं गांव-गांव में ओवर टैंक बना रहा हूँ। जैसे शहर में आप पानी टैंक से देते हैं,
पाइपलाइन से देते हैं, ऐसे मैं अपने गांव में पाइपलाइन से पानी देने जा रहा हूँ। मेरी यानी औलख साहब, जो रोड मैप वाला हमने सवाल किया था, आपने कहा कि आपने खुद इतनी सड़कें बना दी हैं और सरकार ने तो और पूरे प्रदेश में बनवा दी हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 की सड़क पहले से आपकी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोपेगेंडा पे एक सवाल जो आया वहां पे कि आपने उसका जवाब दिया कि वो प्रतिद्वंदी दल के नेता या जो भी हैं वो आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वार्ता तो बहुत दूर की बात है। अब यहां पर सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि जब प्रदेश की राजनीति में हम आएंगे तो अब 2022 के पहले ही एंट्री हो चुकी है कई ऐसे ही नेताओं की जो कि देशव्यापी आपके लिए चुनौती है। ओवैसी का जिक्र हो रहा था, अभी हमने पहले भी इसके पहले किया था। रामपुर में एक शख्सियत जिनका आप जिक्र कर रहे थे, एक समय ऐसा था कि हाँ, उनके जरिए ही पूरे प्रदेश की कमान कम से कम रामपुर संभालता था। एक तो थी, झलक थी। वो ठीक है आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनकी एक पकड़ थी, सीधे नंबर 2 कह ले, एक समय तो नंबर 1 भी हो गए थे। रामपुर के वो प्रतिनिधित्व कैसे हम देखेंगे आने वाले समय में, या फिर इस पूरे जोन की हम बात कर ले, मंडल की बात कर ले, तो कैसे इसको हम देखेंगे? और उसके साथ दूसरा सवाल अब ये है कि जो नई चुनौतियां आ रही हैं उसको आप लोग क्या एकदम बहुत आराम से, सरलता से देख रहे हैं कि अरे है ही नहीं कुछ, इतना कर दिया है, या कहीं ना कहीं वो है चुनौती मन में? देखिए, मैं आपको आपके कहना चाहता हूं, देखो चुनौतियों तो मान के ही चलना चाहिए, स्वाभाविक, क्योंकि जब आदमी युद्ध में जाता है, मैदान में, मुझे हमें पता है कि हमारे मुकाबले में कोई पहलवान नहीं है, फिर भी अगर मैदान में जाना है तो अपना लंगोट कस के अपनी तैयारी से जाना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने सवाल किया कि 2022 की, अभी आप हमारे उपचुनाव हुए जी, 7 चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुए जी, 6 में हम पहले भी काबिज थे और अब भी काबिज हुए हमने। इन्होंने, दूसरी बात 2019 का चुनाव आप देख लीजिए कि ऐसा ना, जब सत्ता में सरकार होती है उत्तर प्रदेश में, किसी भी स्टेट में जी, तो उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। हाँ। हमने पार्लियामेंट की भी दोनों सारे गठबंधन के बावजूद हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे उपचुनाव हुए हैं, उनमें हमने 7 में से 6, क्योंकि वो भी सीट हम जीतते, क्योंकि वो भी एक बहुत पुराने नेता थे, 7-8 बार के विधायक थे, उनके परिवार को गई है। तो एमएलसी के चुनाव हुए हैं, उसमें हमारा, जो हमने कभी शिक्षक संघ का चुनाव पार्टी ने नहीं लड़ा था, उसमें हमने सफलता हासिल करी है। जी, जी। मतलब मेरा कहने का मतलब, हमारे पार्टी में कहीं भी हल्की सी भी नेगेटिविटी नहीं है, ना हमारे जो वोटर हैं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं जी। हमने कभी ये नहीं देखा। अभी मैं वही तो मैं कह रहा था, मैं अब आपको फिर वही मैं कहूँगा कि मैं अपनी विधानसभा, मैं कह रहा हूँ, मैं 24 घंटे अपनी विधानसभा में 8 फीडर में 24 घंटे लाइट दे रहा हूँ, जो मेरे उत्तरांचल के नहीं, मैं तो आपके सिर्फ एक उस कॉन्टेंसी की बात नहीं करूंगा, मैं तो ओवरऑल की आपसे बात, मैं ओवरऑल भी बात कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं उत्तर प्रदेश की। देखिए हाईवे किस तरह से बन रहे, आपके पूरा, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जानते हैं कि अभी कितने, आज 5 साल 4 साल में कितने हाईवे आपके उत्तर प्रदेश में बन गए, चाहे गोरखपुर से हो, चाहे उत्तरांचल हो, पूर्वांचल हो, चाहे कई कितने, अब मेरा ये काठगोदाम वाला है, ये रामपुर से काठगोदाम, अपनी ये सरकार ने हर क्षेत्र में का, आप फैक्ट्रियों को ले लीजिए, फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में, कि पहले कोई उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उनकी धमक से कोई भी गुंडा एलिमेंट की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी की फैक्ट्री में कोई आंख उठा के देख ले, किसी जमीन पे कब्जा करके देख ले, किसी को धमका के देख ले। नहीं तो पहले लोग टैक्स वसूला करते थे, गुंडागर्दी करते थे, लोग यहाँ से पलायन करते थे। आज आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसी कोने में नहीं सुनाई दे रहा होगा, कोई ना कोई वजह तो है। नहीं, अब तो ऐसा हो रहा है कि कई जो दल हैं वो भी आने लगे हैं, उद्योग तो आ ही रहे हैं, दलों की कोई दल भी आने लगे हैं राजनीति मैं कह रहा हूं, दलों की कोई चिंता नहीं। हाँ। दलों की तो उनको चिंता है जिनको ये सोचना है कि हमें इनके साथ रहना है, उनके साथ रहना है। हमें तो कोई भी दल कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ तो हमें 325 है, मुझे लगता है कि 425 हम सीट जीत गए। अब उधर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, वो तो कह रहे हैं उत्तराखंड में भी जाके, उत्तर प्रदेश में भी आके, आप कह रहे हैं कि आपके कांग्रेसी मित्र आपसे डिबेट नहीं कर सकते हैं, वो घूम घूम के डिबेट करने के लिए आमंत्रित करते रहे। क्या करेंगे डिबेट, वो क्या करेंगे, बताएंगे दिल्ली मॉडल कैसा है। देखिए, एक
चैनल पे बैठ के कहना कि हम उससे डिबेट करेंगे, उससे डिबेट, क्या नहीं, डिबेट वो तो वो स्कूल में भी कहते हैं लखनऊ उन्हें में। उन्हें दिल्ली तो उनसे बाद में क्या हमको गिरफ्तार कर लिया। अरे डिबेट कर लेते, आप लोग तो अच्छी डिबेट भी करते हैं, आपकी पार्टी में तो ये सबसे डिबेट भी होगी, मैदान में भी आए, पता लग जाएगा ना। चुनाव 1 साल रह गया है ना, नाई नाई कितने बाल सामने आ जाएंगे ना। हाँ। अभी तो ढूंढेंगे किसके साथ कंप्रोमाइज करें, हम किसके साथ सेटिंग आप करें। हाईवेज बना रहे हैं, उधर पॉलिटिकल वेज तैयार हो रहा है। संकल्प भागीदारी मोर्चा, उसको भाजपा वाले राजभर साहब, उधर जो है आम आदमी पार्टी के नेता, उधर जो है प्रगतिशील पार्टी के मोर्चा मैं के आपसे अध्यक्ष। कहना चाहता हूं, देखिए समाजवादी और बहुजन से बड़ा कोई मोर्चा नहीं हो सकता। हाँ ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जी। एक वर्ग को वो लीड कर रहे हैं, एक वर्ग को वो लीड कर रही थी, बाकी बीच का छोड़ दीजिए। जी। जब वो हमसे मुकाबला, पार्टी के हमारे नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर पाए, मोदी जी का, योगी जी का मुकाबला नहीं कर पाए, तो ये छोटे छोटे दलों की क्या आप, हम तो सोचते भी नहीं, देख उसको उस कोनों पे देखते वो ही नहीं। मानते हैं ना कि वो मानते हैं, बूंद बूंद से समंदर बना लेंगे। वो ऐसा है, वो मानते हैं। फिर कहेंगे कि अगर ओबीसी नहीं होता तो हम इतनी सीटें जीत जाते, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता, अभी आपका बिहार का चुनाव हुआ है, कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो हम सरकार बना लेते, ओबीसी नहीं होता तो हम, ये सब कहने की बातें हैं जी। देखिए, हमारे पास जितना बड़ा नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, जी। योगी जी जैसा नेतृत्व, ईमानदार, ऐसे छवि अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड पे उनकी छवि है, तो वो ये लोग कहीं भी उनका नेतृत्व, उनका कोई भी मुकाबला आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। इतना बड़े योगी जी के साथ कोई बैठ के बात कर ले, चर्चा कर ले, माननीय मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ चर्चा कर ले, कोई कर नहीं सकता। उनकी हिम्मत नहीं है और हैसियत भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के सामने, इतने बड़े नेतृत्व के सामने, नेतृत्व किसके लिए, उनका अपना कुछ नहीं है। नेतृत्व तो ऐसे नहीं बनता, उनके आगे पीछे कोई नहीं। माने योगी जी के बहुत बड़ा मठ है गोरखपुर का, प्रधानमंत्री जी के कोई आगे पीछे नहीं है। मैंने तो उनके भाइयों से मिला हूं, आपने देखा बड़े साधारण व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री के और 4 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, तो वो उनको वो समर्पित जनता के लिए है, इसलिए जनता समर्पित उनके लिए है, इसमें बीच में कड़ी कोई है ही नहीं। चलिए अब सियासी रोड मैप पर फिर से आते हैं। आपने कह दिया कोई कड़ी कहीं से है, इन्हीं सारी कड़ियां आप ही लोगों की। अब सवाल यहां पर यह होगा कि क्या इसको दूसरे तरीके से रणनीति के तौर पर बीजेपी देख रही है कि जुड़ने दो और कड़ियां जुड़ने दो। बसपा और सपा ने भी गठबंधन कर लिया, 2 युवा नेता भी आए, सफल हुए नहीं हुए वो देख लिया प्रदेश ने। अब कुछ आम आदमी भी आएंगे, कुछ यहाँ पर ओवैसी भी आएंगे, कुछ नए संकल्प मोर्चा बनाएंगे। तो इस रणनीति को क्या और घातक तरीके से आप लोग अपने हिसाब से यूज करने वाले हैं कि आने दो, उनको आपस में ही लड़ाने दो, ये रणनीति है आपकी? देखिए, मैदान खुला है 2022 का। हाँ। जिसको आना है वो आए। हाँ। वो वहां से आ रहे हैं जहां पे, ये तो समुंदर है उत्तर प्रदेश। वो आए हैं, वो छपड़ी होती है ना, छोटी छोटी छपड़ियों से, वो लोग वहां से आ रहे हैं। अभी जब समुंदर में आएंगे तो पता चलेगा। वैसी को आप ही तो नहीं लाए, मतलब आप ही लोग हम किसी को नहीं ला रहे हैं, बी टीम आप ही लोग ही बोले ऐसा जाते है, हैं। हम किसी को नहीं ला रहे और किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। हाँ। हम ला भी किसी को नहीं रहे हैं और हम किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। मैं इसलिए आपको कहा कि ये उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता का प्रदेश है, ये एक समुंदर है जी। और वो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है जी, हमारा एक ही मंडल बहुत है, मुरादाबाद मंडल जितनी पॉपुलेशन उतनी सारी दिल्ली की पॉपुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, समझे जी। इन्होंने पंजाब लड़े, पंजाब कितनी सी है, हमारा एक मंडल, 2 मंडल मिला लें 13 सीट पार्लियामेंट की, हम दो मंडलों में हमारे में। मेरे कहने का मतलब, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है जी। और जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो यहाँ आके ये तो समझते हैं कि हमने झूठ बातें कह के, हम बहस करके, मुंह जोरी करके हम जनता को किसी तरीके से अपनी तरफ कर लेंगे। जनता उत्तर प्रदेश की विकास देख रही है, विकास होगा हर कॉर्नर पे, हर जिले में, हर तहसील में। आपने देखा कि क्या इससे 2014 से 17 से पहले क्या कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में रात को कोई बल्ब जलता दिखता था? मैं अगर आपसे आग्रह कहूँगा, आप आए भी होंगे, रहे भी होंगे, आपने कोई जानने वाले भी होंगे, आपके पत्रकार भी होंगे, आप पूछिए कहीं 2017 से पहले कहीं रात को बल्ब जलता देखते थे? आज शहरों में 24 घंटे लाइट है, 18 घंटे रूरल एरिया में लाइट है, 10-12 घंटे अपने जो किसान हैं
जी। उनको लाइट दे रहे हैं, ट्यूबवेल्स पे लाइट दे रहे हैं, सड़कें हम बना रहे हैं, स्कूल हम बना रहे हैं, नौकरियां हमारी सरकार दे रही है। तो ये इतना बड़ा काम, फैक्ट्रियां हमारे यहाँ पे आके, बलदेव जी, चाहे चाइना की हो, चाहे कहीं की हो, जहाँ, हाँ जी बलदेव जी। जी, तमाम उपलब्धियां आप गिनवा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कामयाबी की बुलंदी महज एक तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। माना कि सत्ता में आपकी सरकार है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तमाम कोशिशों के बावजूद लोकसभा चुनाव 2014, 2017 और 2019 वहां पर आप जीत हासिल नहीं कर सके। विधानसभा चुनाव 2022 में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आप घुमाएंगे कि यहां पर आप सुपड़ा साफ कर सकते हैं? क्योंकि इतनी देर से आप चर्चा कर रहे हैं अतुल जी से कि तमाम छोटे मोटे जो गठबंधन है या बाहरी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में एंट्री ले रही हैं, वो सिर्फ एंट्री ही ले रही हैं और जल्दी उनकी एग्जिट भी हो जाएगी। 425 का आपने कहा था, या 50 का भी आंकड़ा, उसी पे सवाल है कि वो जब उन जगहों को छू लेंगे तभी वो आंकड़ा पूरा होगा। देखिए, हमारे संगठन की प्रक्रिया है, और जिन सीटों पे हमने लूज किया है उस वहाँ उन सीटों पे हमारी 1 साल से तैयारी चल रही है। क्या हमारी उसमें कमियां रही थी, किस वजह से हमने वो सीटें लूज करी थी, हम लोगों ने, हमारे संगठन की दृष्टि से हमारे नेताओं ने वहाँ पे 1 साल हो गया वहाँ पे प्रभारी नियुक्त किए हुए। हम छोटी छोटी चीज़ का वाच कर रहे हैं, क्या बात थी, क्यों हारे हैं, कैंडिडेट की वजह से हारे हैं, जनता में नाराजगी, वहाँ की विधानसभा में कोई नाराजगी थी तब आ रहे हैं, या कोई काम नहीं हुआ तब। हम उन 1 साल से 19 सीटों पे फोकस किया हुआ हमारे संगठन माननीय नेतृत्व ने, कि हम उन्हीं को चिन्हित कर रहे हैं और उन्हीं की चिन्हित पे काम कर रहे हैं। और जो हमारे पास हैं वो तो कहीं किसी तरीके से कमी, किसी भी, मैं कहता हूं भाई मेरी विधानसभा में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरे से भी जब हम बैठते हैं तो वो कहते हैं हमारी विधानसभा में तुमसे ज़्यादा काम हुआ है। तो मैं जो कहता हूं, अगर मेरे से कोई कह रहा तो इसका मतलब सारे लोग, जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, पूरी तरह से अपनी अपनी विधानसभा में अपने अपने कामों पे फोकस कर रहे हैं। अपने जो नेतृत्व ने काम दिए हैं, जो काम होने हैं, वो जनता के प्रति समर्पित हैं। अब ये अब मैं सिर्फ मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कोई चीज़, माननीय मुख्यमंत्री, अभी मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है उन्होंने अभी, हालांकि मैंने 1200 करोड़ का मुझे पावर प्लांट, जो 2 मंडलों को 465 का है उसका है, वो मुझे अभी मुख्यमंत्री जी ने दिया है 1200 करोड़ रुपए का। मुझे अभी पॉलिटेक्निक दिया है, मुझे अब मतलब मैं कहता हूँ मुझे 70-74 डीप बोरिंग दिए हैं, जो छोटे छोटे किसानों को 100-100, 150-150 एकड़ के छोटे छोटे किसानों को पानी लगाने के लिए। मैं कहता हूँ मुझे पुल दिए, सबसे ज़्यादा विधानसभा मुझे 8 पुल दे दिए, बड़ी कोई 2-2 किलोमीटर पे मैंने बड़े बड़े पुल बनवा दिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो जहाँ पे नहीं भी हुआ वहाँ पे भी हमारे जो पार्टियों के या हमारे प्रभारी मंत्री हैं, मान लीजिए जैसे मैं ही संबल में प्रभारी मंत्री अभी वहीं से आया हूँ, मेरा कहने का मतलब हमारी 1-2 सीटें हरी हैं, वो क्यों हरी हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं, वहाँ क्या चीज़ की आवश्यकता है उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं कि वो सीटें भी हमने जीतनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम 325 से 425 कैसे जीतेंगे, इसकी हमारी रणनीति पूरी बनी हुई, उस पर हम काम कर रहे हैं। संगठन काम कर रहा है लगातार। ओवैसी साहब ने हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात की थी, जिन्होंने आप ही के साथ 2017 में चुनाव लड़ा था, और अटकलें मुलाकात के साथ ही लगनी तेज हो गई थी। क्या लगता है अगर वहां पर गठबंधन बनता है तो नुकसान आपको हो सकता है? मैंने कहा ना, हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उनको हो सकता है जो ये 5-6 पार्टियां हैं, उन्हीं से तो टूट के बन रहे हैं। अगर शिवपाल टूट रहा है तो अखिलेश से टूट रहा है, ओवैसी टूट रहा है तो कांग्रेस से टूट रहा है, कांग्रेस टूट रही है तो ओवैसी से टूट। इनके वोटर तो एक ही है ना, हमारे वोटर तो नहीं है उनके। मतलब वहां पे टीम ज्यादा हो जाएंगी और मैं कह रहा हूं बंटवारा वहीं से होना है, नहीं समझे? बंटवारा जो है हमारे वोटरों में से नहीं होना, बंटवारा उन्होंने अपने वोटरों से करना है कि कौन सा वर्ग इनसे छलांग मार के हम अपनी तरफ खींच लेंगे, हमारा नहीं होना। मैं किसी भी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, मगर हमारे वोटर का कहीं बंटवारा नहीं होना। हमारा वोटर बिल्कुल पूरी तरह पक्का है और पक्का रहेगा और पक्का है। तो आपका वोटर, आप कह रहे हैं नाम नहीं लूंगा, क्यों नहीं नाम लेंगे? आप तो सबको कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और वो साइलेंट वोटर भी आपका है, तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने वोटरों की बात कर रहा हूँ। हम तो सर्व समाज में काम कर रहे हैं, हम तो सारे समाजों में काम कर रहे हैं, सभी हमारे, हम उनके हैं। पर जो आपने जो नाम ले रहे हैं, नई नई पार्टियां आ रहे हैं, उनके लीडर आ रहे हैं,
तो उनको अगर कुछ लेना है तो वहीं से लेना है। ठीक है, एक पुराने ही लीडर हैं इसी प्रदेश के और बड़े युवा लीडर, मुख्यमंत्री के पद पर रहे और भविष्य उनका उज्जवल हो, ये हम शुभकामना करते हैं। राजनीति में आप लोग भी इन तमाम चीजों को देखते हैं और शुभकामना एक दूसरे को देते हैं। जब उन्होंने एक सड़क बनाई और कहा कि यही सड़क दिल्ली तक भी ले जाएगी, ये सड़क जो है एक बार फिर से हमको ले आएगी प्रदेश में, आपने कह दिया नहीं भाई इस सड़क के अलावा पूरे प्रदेश में कीचड़ है, और कमल खिल गया। अब वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी सारी सड़क बना रहे हैं उस पर साइकिल दौड़ जाएगी, तो मतलब क्या है इसका? ऐसे है, साफ सड़कों पर साइकिल नहीं दौड़ती। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम दौड़ाएंगे। ये आप भी जानते हैं, इसीलिए आपने बड़े बड़े हाईवेज बना दिए कि साइकिल ना दौड़े वहां पे। इसलिए वही मैं कह रहा हूँ साइकिल मतलब वहां भी रणनीति काम कर रही है संगठन की। खड्डों में चलेगी और खड्डों में ही टूटेगी। हाँ। हाईवे पे तो देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आजकल नया नया टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ हैं जो हमारे नेतृत्व कह रहा है कि 4 घंटे में आपको लखनऊ से दिल्ली पहुंचा देंगे, 6 घंटे में बॉम्बे पहुंचा देंगे। इस तरह के हाईवे बन रहे हैं, तो वहाँ साइकिलें कहाँ रह गई? कोई तो चांस होगा अगल बगल से कहीं नहीं, कोई नहीं। उस हाईवे पे कुछ बनवाएंगे ऐसा जहाँ साइकिल भी चले भाई। नहीं, देखो यार, ये जो योगी जी का, मोदी जी का हाईवे है, इसमें कोई साइकिल चलने वाली नहीं है। नहीं चलने वाली। ठीक है, अब एक दो आखिरी सवाल औलख साहब। संगठन काम करता है, सरकारें अपना काम करनी है, आपने कई चीजें गिनाई और बड़ी विनम्रता से इस बात को भी आपने कहा कि अगर चर्चा करनी है तो किसान भी चर्चा करते हैं और वो कर सकते हैं, उनका हक है। चर्चा करनी है तो जो प्रतिद्वंदी दल हैं, उनके नेता हैं, वो भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति और यही लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियां आपको व्यक्तिगत तौर पर कभी दिखती हैं कि हाँ, जहां सरकार का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा था वहां पर कुछ लोग पार्टी के ऐसे हैं जो कि शायद उतना परफॉर्म नहीं कर पाए। इसकी मॉनिटरिंग आप लोग भी करते होंगे, उसमें फिर प्रशासनिक अमले का भी जिक्र आता होगा। रामपुर में हम बैठे हैं तो स्पेसिफिक रामपुर के हिसाब से हम कहें कि मैं फिर से कहूंगा कि बड़ा नाम था पहले भी और बड़ा नाम बीच में हुआ भी। पहले वाला नाम वाकई नाम वाला था, बीच में जो नाम हुआ वो बदनामी वाला नाम वाला था, वो भी आप लोग राजनीतिक तौर पर लगातार उछालते रहे, उठाते रहे। क्या वहां अब इस दौर में उस पर भी फोकस करना होगा इस मंडल के लिए, उससे बात बनेगी पूरे प्रदेश के लिए? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, आदमी सत्ता में आता भी है, कार्यकर्ताओं के दम पर नेतृत्व मिलता भी है जी। और जब नेतृत्व मिल जाए तो उसको सही जगह उसका इस्तेमाल करना चाहिए जी। अगर हम वही नेतृत्व का, हमारी ताकत हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है बहुत नेगेटिव होता है। बिल्कुल। मैं आज बना हूं, मैं लोगों के जमीनें छीनना चालू कर दूं, लोगों पे अत्याचार करना चालू कर दूं, लोगों को लूटना चालू कर दूं, लोगों के खिलाफ जेलों में डालना चालू कर दूं जी, तो कल मेरे साथ भी यही होने वाला है। देखिए, आपको जनता ने चुना है जी। भाई, सारे तो नहीं चुनते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पक्ष भी विपक्ष भी। तो फिर जब आप जीत जाते हैं और आपको ताकत मिल जाती, मंत्री बन जाते हैं, तो आपको सारी जनता का काम करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे सार्वजनिक काम करने चाहिए। व्यक्तिगत तो अलग विषय हो गया, पार्टी का अपना विषय हो गया, वो अलग हो गया। आप पूरी जनता के लिए बने हो, तो अगर आप जनता को ही तंग करोगे, जनता के साथ ही गलत व्यवहार करोगे, आप विकास करिए। ठीक है, जिसने कल वोट नहीं दिया आपको पर अगली बार देगा, तो ये तो चलता रहता, समय का परिवर्तन है। अगर मैं सोचूं कि मैं आज मंत्री हूं तो आज तो मेरे साथ सब कुछ है, जो मैं कहूँगा प्रशासन भी करेगा, लोग भी करेंगे, तो ये नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपका दिमाग, आपका काम बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए कि आपको ये शाम को ये होना चाहिए संतुष्टि अपने मन को कि मैंने कितने लोगों का काम किया है जी, मैंने कितना सामाजिक काम किया है, मैंने कितनी अपने विधानसभा का काम किया, मैंने अपने जिले का काम किया, मैं अपने प्रदेश का काम किया। हमें कोई किसी के साथ कोई भी दुश्मनी भाव से, कोई उससे खिलाफ की भावना से कभी काम नहीं करना चाहता। मैं भी आपसे इसलिए मैं कह रहा था, बिल्कुल, मुझे जैसे बुलाया गया था, कह रहे जी आप वर्कशॉप आएंगे, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ओम जी कहने लगे कि संजय जी आएंगे, तो मैंने कहा संजय तो मेरे सामने आ नहीं पाएगा। मैंने कहा अभी भी कह दो उनसे। मैंने कहा ओमपाल से सवाल भी ले लेते हैं। हाँ, आप ही पूछिए ओमपाल से। मैंने कहा विकास
बिल्कुल बलदेव जी, अभी एक मिनट, मैंने हाँ, कहा, पूरी कर लेते। मैंने कहा आप बुला रहे हैं तो विकास पे ही रखना, तो मैंने कहा उसको जरूर बुलाना यार, मेरी तरफ से भी कहना, कम से कम आजा, 10 साल तुमने विधायक रही हो, किया बिल्कुल। क्या इलाके में। विकास का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं तो उनकी कमी आपको बहुत खल रही है, मैं वो पूरी कर देती हूँ। ओमपाल जी भी बैठे हुए वही डिस्कस अभी हम कर रहे थे। आप रामपुर की बात कर ले, चूंकि रामपुर में मौजूद है, लालपुर डैम है यहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स के जमाने में बना हुआ था, उसे आजम खान साहब ने तुड़वा कर नया बनवाया 70%, चूंकि वो चाहते थे कि यहाँ की जनता को बहुत ज्यादा सहूलियत हो। 70% वो डैम बनवाया, फिर आपकी सरकार आई, 30% काम बचा और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर ओमपाल जी बैठे, कई स्टोरियां कर चुके हैं हमारे चैनल पर, लेकिन काम पूरा नहीं हो मैं पाया। आपको बताता हूँ, ओमपाल जी आपको बताएंगे, कान में बताएंगे, समझे नहीं? नहीं, वो माइक में बताएंगे सर, माइक में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो डैम को तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। सुन लीजिए, पहले जब तक दूसरा सेकंड पुल बन नहीं जाता तब तक उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सत्ता में थे। अगर उन्होंने तोड़ दिया तो उनको तेजी से उसको बनवाना, वो एक पुल नहीं था, उसके साथ बैराज भी था, मेरे विभाग का, सिंचाई विभाग का, उसमें 2 नहरें बड़ी बड़ी निकलती हैं, वो भी खत्म हो गई। आपने पुल तोड़ा, उसमें बहुत बड़ा माल निकला, ये ओमपाल जी को पता है, बता देंगे, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, कि सिर्फ माल के ही लिए पुल टूटा। अब मेरी भी मैं आपको सुन पहले लिया। पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आप जिक्र करना एक एक चीज का। तो उन्होंने दूसरा जो सेकंड चीज है, जो बैराज है, बैराज वहां से नीचे ले गए 1 किलोमीटर, और उस बैराज को 50% 60% बना हुआ है, क्योंकि यहां जो बैराज हम बनाते हैं तो हमें 1 इंच भूमि खरीदनी नहीं पड़ती जी। आज एक भी एकड़ के 4 गुना रेट किसान को देने पड़ते। यहां हमारा खुद विभाग की जमीन थी, जहां पे पहले ऑलरेडी अंग्रेजों के टाइम पर, नवाबों के टाइम का ये पुल बना हुआ है, तो वो नीचे लेके गए। यहां पर सिर्फ एक पुल बनाया गया, पुल भी बन नहीं पाया, पिलर खड़े, तो आज हमारा उसमें काम चल रहा है। माननीय केशव जी डिप्टी सीएम साहब वो कह के गए, इसमें 21 में वो पूरा हो जाएगा, तो हम जनता को उस पुल को औलख साहब, मेरी भी सुन लीजिए, 4 मिनट से आपको सुन रहा हूं। ठीक। आप कितनी बार वहां गए मुझे बता सकते हैं? मैं देख रहा हूं कि कितने लोगों को वहां पर दिक्कतें होती हैं, कितने लोग पानी में डूब डूब कर मरते हैं, कितने लोग बैलगाड़ी, और जब पानी आ जाता है तो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जाते हैं, या फिर अतिरिक्त पैसा खर्च करके मुख्यालय से जुड़ते हैं। जब जब बारिश का सीजन आता है, उत्तराखंड से पहाड़ी बरसात होती है, तब तमाम सारे लोगों को दूर दराज के मुरादाबाद से होकर आना पड़ता है, या फिर दूसरी सड़कों से होकर आना पड़ता है। आपकी 4 साल की सरकार में एक 30% काम नहीं हुआ है। ये लब्बो लुआ भी है औलख साहब। मैं इनको बता देना, उन्हीं को जवाब दीजिएगा, सबको जवाब दीजिएगा। लब्बो लुआ भी है, ठीक है, किसी ने तोड़ दिया, नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन उससे आम आदमी की समस्या बढ़ गई, ओमपाल का ये कहना है, तो उसको तो आपको ही दूर करना है, क्योंकि सत्ता में आप है। हम, ऐसा है ओमपाल जी, हम उनके बहुत बड़े बड़े खड्डे पाट रहे हैं, उन्होंने खड्डे ही किए हैं, खड्डे पाटे नहीं हैं। ये सरकार का काम मेरी है। बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं, हम जो इस समय काम कर रहे हैं, मैंने संजनी का डैम कराया 42 करोड़ रुपए का, हमने टाइम बाइड किया है उसको। मैं भाखड़ा का करा रहा हूं, टाइम बाइड करके करा रहा हूं। ये नहीं है कि मैं काम थोड़े से पैसे दे के काम स्टार्ट कर दूं, उसके बाद होना नहीं होना ठेकेदार तय कर दो, उससे कोई ये लेना देना नहीं। हम इस पे संज्ञान में लेके हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे डिप्टी सीएम माननीय आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहां पर करके उसका काम स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी उसका काम पूरा होने वाला है। सैकड़ों पुलों की रेलिंग टूटी हुई है, लोग आए दिन उसके अंदर घुसते रहते हैं। पुल बनना तो दूर की बात है, रेलिंग तमाम टूटी हुई आप है। हमारे रामपुर में बता दें, जहां जहां रेलिंग टूटी हम ठीक करा देंगे। पहाड़ी गेट से आगे निकलेंगे, रेलिंग टूटी हुई। कौन से? पहाड़ी गेट से 4 किलोमीटर आप जब अपनी विधानसभा में जाएंगे, आप कैमरी मार्ग होते हुए, हाँ। तो रेलिंग टूटी हुई है, और वो आज से नहीं टूटी हुई है, सालों साल से टूटी हुई है। उसका बजट बन चुका है। उसके अलावा तमाम सारे ऐसे पुल नहीं, हैं। मैं तो पांव पत्रकारिता करता हूं औलख साहब। वो भी डैम है, और वो भी सिंचाई विभाग का डैम है, और उसमें सिर्फ निकलने के लिए है। हालांकि वो सिंचाई विभाग का निकाल रहे हैं, उसकी रेलिंग और उसका जो पूरा एस्टीमेट बन गया है, बहुत जल्दी वो ठीक होने वाला है। वो भी ठीक होने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया बलदेव सिंह औलख साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस चर्चा में शामिल होकर सियासी रोडमैप 2022 का क्या होगा ये तो आपने बताया ही। चुनौती आप कह रहे हैं कि है, हम स्वीकार भी करते हैं, और स्वीकार करना भी चाहिए राजनीति में, लोकतंत्र में, लेकिन उस चुनौती को औलख साहब दूसरे अंदाज में स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं कि आने दीजिए, कितने दल आएंगे, हम तो अलग ही जाएंगे,
और आंकड़ा उन्होंने 425 का भी बता दिया है। सियासत का रोड मैप बीजेपी का तो तैयार है, बलदेव सिंह औलख साहब ने बता दिया। प्रदेश की जनता बताएगी कि 22 का रोड मैप असल में क्या होगा। रंजना। Powered by UP Government. Sponsor Graphic Ads. Co-sponsor Radico. Partner Dhanvantari.